आप सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में। सुमित्रा और सभी औरतें कुएं के आसपास खड़ी होकर निकी को आवाज दे रही थीं, लेकिन भीतर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। ये देख उन सबके गले सूख गए। वहीं पानी के अंदर निकी कुछ पलों के लिए बेसुध हो चुकी थी। तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम हार नहीं सकती निकी, तुम्हें जिंदा रहना होगा अपने सुहाग के लिए। उस रहस्यमयी आवाज ने बेसुध हो चुकी निकी पे एक जादुई असर किया और वो होश में आई। खुद को कुएं के पानी में डूबा देखा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो बुरी तरह छटपटा रही थी। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी और घबराहट में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। जब उसकी आवाज कुएं के बाहर पहुंची तो वहां खड़ी सभी औरतों ने राहत की सांस ली। ऊपर से सुमित्रा ने टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए कहा, घबराओ मत बहू रानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पानी के अंदर गिरे कलश को ढूंढो, फिर हम रस्सी नीचे फेंक देंगे। निकी गुस्से में चिल्लाई, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और आप सबको कलश की पड़ी हुई है, जल्दी रस्सी नीचे फेंकिए। बोलते हुए उसे महसूस हुआ जैसे वो कुएं के अंदर खड़ी हो चुकी है और डूब नहीं रही है। पानी उसके गले तक था और सिर पानी के बाहर। तभी टॉर्च की रोशनी में उसकी नजर उस पानी पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। वो चिल्ला पड़ी, ओह माय गॉड, ये तो खून है। इसका मतलब इस कुएं में पानी की जगह खून है। कुएं के पानी का रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। ऐसा लग रहा था मानो ढेर सारे लोगों को मारकर उनका खून वहां मिला दिया गया हो। निकी अब डर के मारे और जोर जोर से चीखने लगी, खून खून, बाहर निकालो मुझे, खून है यहाँ। लेकिन उसकी इस चिल्लाहट का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुएं के ऊपर सब इसी प्रतीक्षा में थे कि कब निकी को उसका चांदी का कलश मिलता है। सहमी हुई निकी पानी से बाहर आने के लिए फिर से लगातार हाथ पांव मारने लगी। अचानक उसका पैर पानी के अंदर एक कलश से जा टकराया। टक्कर के कारण कलश एक झटके में पानी के ऊपर आ गया। उसने तुरंत उस कलश को हाथ में ले लिया और चिल्लाई, जल्दी से रस्सी फेंकिए, मैंने कलश ढूंढ लिया है। निकी के चिल्लाते ही तुरंत ही ऊपर से एक रस्सी नीचे की तरफ फेंकी गई। निकी ने बिना देरी किए वो रस्सी लपक कर पकड़ ली। सभी औरतों ने मिलकर उसे कुएं से बाहर की तरफ खींच लिया। बाहर आते ही वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। वो जोर जोर से हाँफने लगी और पागलों की भांति अपने कपड़ों से खून वाले पानी को निचोड़ने की कोशिश करने लगी। उसे पागलों की भांति बर्ताव करता देख रचना वहां आई और उसके कंधे पर हाथ रखती हुई धीरे से बोली, दीदी, आप कुएं से बाहर आ चुकी हैं, अब सब ठीक है। उसने सहमी नजरों से रचना की तरफ देखा और फिर कुएं की दीवार की ओट लेकर किसी बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। काफी देर से चुप सुमित्रा गंभीर आवाज में बोली, अब क्यों रो रही हो बहू रानी, तुमने ये रस्म पूरी कर ली है। निकी आवेश में आती हुई बोली, ये किस तरह की रस्म थी, कुएं में पानी की जगह खून था। आप सब मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अपने पर इल्जाम लगता देख सुमित्रा भी गुस्से में आ गई और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम निकी, पानी की जगह खून, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। निकी वापस जवाब देती हुई बोली, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है मम्मी जी, और मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। सुमित्रा उंगली दिखाकर डांटती हुई बोली, अपनी हद में रहो निकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की और मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की।
उसी समय रचना बीच बचाव करती हुई सुमित्रा से बोली, रानी माँ गुस्सा मत कीजिए, लगता है निक्की दीदी को वहम हुआ है, मैं इनको समझा दूंगी। सुमित्रा निक्की को घूरते हुए रचना से बोली, ठीक है, तुम इसे समझा दो कि ये भूले नहीं कि हम कौन हैं। जी रानी माँ, आप चलिए, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। निक्की रचना के साथ वापस हवेली आ तो गई थी, पर उसके दिमाग से वो चीजें नहीं निकल रही थी। वो बिस्तर पर लेट गई और मन ही मन सोचती हुई बोली, क्या सचमुच जो कुछ भी हुआ था वो मेरा वहम था? कहीं मैं भी पीयूष की पहली बीवी की तरह पागल ना हो जाऊं। वो तुरंत ही बिस्तर पर उठ बैठी और बड़बड़ाई, मुझे पीयूष से मिलकर सब कुछ बताना ही होगा, अब वही अपने परिवार को समझा सकता है। वो बिस्तर से उतरी और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर जैसे ही बाहर निकलने के लिए उसने दरवाजा खोला, सामने सुमित्रा को खड़ी देख चौंक गई। मम्मी जी आप? सुमित्रा सख्त आवाज में बोली, कहाँ जा रही थी तुम? निक्की हड़बड़ाहट में बोली, वो मैं आपसे मिलने आ रही थी मम्मी जी। सुमित्रा आश्चर्य से बोली, मुझसे मिलने? पर क्यों? वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी, मैंने ऊंची आवाज में आपसे बात की थी, मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा थोड़ा मुस्कुराई और फिर कमरे के अंदर आती हुई बोली, देखो बहू रानी, जो प्रथाएं तुम आज निभा रही हो, मैंने और प्रतीक की पत्नी ने भी उन्हें निभाया है। शुरू शुरू में मुझे भी डर लगता था, पर देखो वक्त के साथ सब ठीक हो गया, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। कहते हुए वो निक्की के बिस्तर पर बैठ गई। निक्की मन ही मन कुड़ती हुई बोली, ऐसी जानलेवा कोई प्रथा होती है क्या? पानी दिखाने के बहाने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, और कुएं के अंदर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था? बहुत अजीब है इनकी प्रथाएं, लेकिन मैं इन्हें शक नहीं होने दे सकती। कुछ भी कहूंगी तो ये लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। वो सुमित्रा की बातों का मान रखती हुई बोली, आप सही कह रही हैं माँ जी, मैं वादा करती हूँ आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, सारी रस्में अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा मुस्कुराती हुई बोली, मुझे अच्छा लगा बहू रानी, तुमने मेरी बातों को समझा, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ठीक है बहू रानी, दूध पी लेना, मैं चलती हूँ। इतना कह उन्होंने अपने साथ लाया दूध का गिलास निक्की के हाथ में दिया और कमरे से बाहर चली गई। निक्की ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि अब वो उनके ही अनुसार चलेगी, बिना कोई सवाल किए। उनके जाते ही निक्की की जान में जान आई। उसने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, ओह गॉड, बचा लिया आपने। मैंने तो ये सोचा था जैसे और हिंदू फैमिली में रस्में होती हैं वैसे इनकी रस्में भी होंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। निक्की को मन ही मन पछतावा हो रहा था भैरवगढ़ आने का। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद से बोली, काश मैं यहाँ नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, इन लोगों की दूसरी रस्म शुरू हो जाए और मेरी जान खतरे में पड़ जाए, उससे पहले मुझे पीयूष से बात करनी होगी। निक्की ने दोबारा दरवाजा खोला और झांक कर देखा। वहां आसपास कोई गार्ड नहीं था। मौका देखकर वो दबे पांव कमरे से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। वो पीयूष को आसपास के कमरों में ढूंढने लगी और दबी आवाज में उसका नाम पुकारने लगी, पीयूष, कहाँ हो तुम पीयूष? पीयूष, पीयूष। तभी अचानक उसके कानों में पायल की छन छन की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट भी महसूस की। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत ही एक खंबे के पीछे छिपते हुए खुद से बोली, लगता है कोई आ रहा है। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो वहीं से गुजर रही थी। निक्की बुदबुदाती हुई बोली, ओ ये तो भाभी है,
अच्छा हुआ इन्होंने मुझे नहीं देखा, वरना सब गड़बड़ हो जाती। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। भाभी के जाते ही निकी खंबे के पीछे से बाहर निकली। उसने देखा सामने ही खुले आसमान के नीचे पीयूष टहल रहा था। वो खुश होती हुई बड़बड़ाई, आखिर तो मुझे मिल ही गए पीयूष, अब तुम ही इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल सकते हो। वो पीयूष से मिलने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक बार फिर उसके कानों में वो रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जाओ निकी। आखिर क्या है इस रहस्यमयी आवाज के पीछे की सच्चाई? क्या भैरवगढ़ आना सच में निकी की सबसे बड़ी भूल है? कहानी जारी रहेगी। बस आप बने रहें शैतानी रस्मे के साथ।